12 कॉमर्स के छात्र एवं छात्राओं, आपको एक विषय है जो आप जानते हैं वाणिज्य में, उसका नाम है व्यापारिक संगठन। व्यापारिक संगठन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपको प्रथम भाग में देशी व्यापार के संदर्भ में बता चुके हैं। देशी व्यापार किसे कहते हैं, उसकी क्या गतिविधियां हैं, कोई व्यापार करने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इन बातों का चर्चा हम उसमें कर चुके हैं। अब भाग 2, अब आपके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 2 में बीजक के संदर्भ में पढ़ना है। बीजक को अंग्रेजी में इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवॉइस। तो ये बीजक, तो बीजक के संदर्भ में आपको देशी व्यापार में देखे होंगे कि जब माल पूछताछ करते हैं, फिर कोटेशन प्राप्त होता है, उसके बाद आदेश देते हैं, आर्थिक स्थिति की जानकारी करते हैं, उसके बाद जो है माल का कलेक्शन करते हैं, मार्किंग करते हैं, उसके बाद माल को भेजते हैं, तत्पश्चात बीजक बनाया जाता है। जब माल भेजने के लिए हम भेज देते हैं तो उसके लिए हम बीजक तैयार, जो कि बीजक क्रेता के पास भेजा जाता है। वहाँ पर यानी हम यह कहने का मतलब है, बीजक क्या है? बीजक एक व्यापारिक प्रलेख होता है जो माल के विक्रय के पश्चात बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? विक्रेता। पूछेगा प्रश्न, कभी आपको पूछेगा बीजक किसके द्वारा बनाया जाता है, बीजक कौन तैयार करता है, वहाँ आप बताएंगे बीजक विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? क्रेता के लिए। उसमें किन बातों का जिक्र होता है? माल का बिक्री के संदर्भ में सारी बातों का जिक्र होता है। यानी बीजक एक व्यापारिक प्रलेख होता है जो माल के विक्रय के पश्चात बनाया जाता है। अब ये बताना है आपको कि बीजक में किन किन बातों का उल्लेख होता है। सर्वप्रथम बीजक में हम देखते हैं सबसे ऊपर प्रोफार्मा होता है। बीजक में सर्वप्रथम विक्रेता का नाम एवं पता साफ और बड़े अक्षरों में छपा रहता है। चूंकि बीजक कौन बनाते हैं? विक्रेता। और विक्रेता बनाते हैं, इसीलिए विक्रेता का नाम, फर्म का नाम और उसका पता छपा रहता है। तत्पश्चात दूसरा पॉइंट है आदेश एवं बीजक संख्या। इसमें हम क्या देखते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखो इसको हम मिटा रहे हैं, हम देख सकते हैं इसमें आदेश एवं बीजक संख्या का वर्णन होता है। तो प्रोफार्मा जो है, जैसे प्रोफार्मा बना हुआ है, प्रोफार्मा के ऊपर में हम क्या देखते हैं? यहाँ फर्म का, यानी फर्म का नाम, विक्रेता के फर्म का नाम होता है और इस जगह पता और यहाँ नाम, यह ऑलरेडी छपा रहता है। तत्पश्चात एक आयताकार इस तरह से बना रहता है, नीचे बना दिया जाता है, बना रहता है, जिसमें 2 शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला बीजक संख्या, दूसरा क्रेता के द्वारा प्राप्त आदेश की संख्या। जैसे इस आयताकार जो बना होता है वह जो है विक्रेता के नाम के नीचे पता के बाद बना जाता है। इसमें क्या लिखते हैं? बीजक संख्या। तो आपका बीजक नंबर कितना है? दूसरा है, चौथा है, पांचवा है, किस महीने का, किस साल का है, उनका जो है मार्किंग इस पर नंबर लिखा रहता है। बीजक संख्या के बाद फिर आदेश संख्या लिखा है। आदेश यानी क्रेता के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं
वह आदेश की कितने नंबर का आदेश है, दूसरा है कि चौथा है, किस महीने का, किस साल का है। जो क्रेता से आदेश प्राप्त होता है उन आदेश के नंबर का जिक्र जो है उस आयताकार वर्ग में हम करते हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है, इसके बाद तीसरा कॉलम है क्रेता ग्राहक का नाम एवं पता। तो उसके बाद हम बीजक में क्या देते हैं, ऊपर में हम बताया तो विक्रेता के फर्म का नाम, पता देना। उसके बाद क्या बताया, दूसरा पॉइंट बताया कि इस तरह आयताकार बना देते हैं जिससे बीजक की संख्या आदेश संख्या लिखा। और तीसरा जो है, तीसरा जो बीजक में रहता है, यहाँ पर इसलिए हम देखते हैं नंबर 3, क्रेता ग्राहक के नाम एवं पता। क्रेता ग्राहक के नाम जो होता है, जैसे सर्वश्री, जो भी क्रेता ग्राहक का नाम होगा या जिसको हम माल भेज रहे हैं उसका नाम, पता का जिक्र होगा। तत्पश्चात हम जो चौथा पॉइंट है, जो वह मुख्य भाग होता है, बीजक का वह मुख्य भाग चौथा पॉइंट होता है, जिसमें माल के भेजने का सारा ब्यौरा का वर्णन रहता है। इसको हम जो है एक इस तरह से अंदर में इस तरह से बना रहता है कंफर्म, और वहां पर जो है इस ढंग से बना देते हैं कंफर्म। इसमें मात्रा का जिक्र होता है, कितना मात्रा माल है, माल का विवरण का जिक्र होता है, उसके बाद किस दर पर माल भेजा गया है उसका जिक्र होता है, फिर धनराशि का वर्णन होता है। धनराशि यानी रकम, इसमें रकम या धनराशि लिखा रहता है। यदि हम साड़ी का कपड़ा बेचते हैं तो कितना मात्रा में, जैसे 10 थान भेजे गए हैं, यहाँ लिख देंगे 10 थान। जो साड़ी भेजेंगे सिल्क की साड़ियाँ, तो सिल्क की साड़ियों का वर्णन करेंगे, किस दर का है उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद उन मात्रा से उनके दर को गुणा करेंगे और जो होगा योग यहाँ पर हम उसका करेंगे। उसी प्रकार यदि दूसरा माल भेजते हैं, धोती भेज रहे हैं या नमकलाट भेज रहे हैं या जो भी सामान भेज रहे हैं, इन सारी बातों का उसमें मात्रा लिखते हैं, विवरण में डालते हैं, फिर दर से गुणा करते हैं, उसका रकम में डालते हैं। इस तरह से चौथा पॉइंट विवरण, मात्रा, दर और धनराशि का वर्णन होता है। तत्पश्चात जब इसका कीमत हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या क्या माल भेजे, किस दर से था, कितनी रकम हुई, उसके बाद उसका योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं। योग करने के बाद उसमें हम व्यापारिक छूट देते हैं। क्या देते हैं? इस 5वां कॉलम होता है व्यापारिक छूट। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक छूट का वर्णन उसके बाद होता है। वह व्यापारिक छूट जो होता है कुल कीमत में घटाया जाता है। उस व्यापारिक छूट को कुल कीमत में घटाया जाता है और घटाने के पश्चात जो राशि होता है उसको दूसरे रकम कॉलम में डाल
उसके बाद तीसरा नेक्स्ट जो पॉइंट होता है भेजने का खर्च। मान लिया जाए हम माल कौन कौन सा माल भेज रहे हैं, उसकी कितनी दर है, रकम सब योग कर लिए और व्यापारिक छूट को घटाया जाता है। व्यापारिक छूट वह तय रहता है कितना परसेंट उसमें घटाया जाए। मान लिया जाए वह 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, तो यह जो हमारे विक्रेता और ग्राहक के बीच में तय होता है। उन व्यापारिक छूट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद वो रकम को यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद भेजने में जिन जिन खर्चों का जिक्र होता है उसको भी लिखते हैं, लेकिन याद रखना है कि व्यापारिक छूट को क्या करते हैं, घटाते हैं। और जो खर्चे होते हैं भेजने में, जो खर्चे होते हैं उन खर्चे को उसमें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समझ गए ना? तो यानी टोटल अमाउंट में व्यापारिक छूट को घटाते हैं और भेजने में जो भी खर्चे होते हैं उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे क्या खर्चे होते हैं, पैकिंग कराने में खर्च होता है, माल को भेजने में भाड़ा लगता है, इंश्योरेंस कराते हैं। ये सारे खर्चे जितने भी भेजने में होते हैं उन सारे खर्चों को हम जोड़ देते हैं। जो धनराशि प्राप्त होता है वह ग्राहक को भुगतान करना पड़ता है। किस ग्राहक को, मतलब क्रेता को भुगतान करना पड़ता है। और अंदर हम क्या देते हैं, जो रकम अंतिम फाइनल रकम होता है उसको शब्द में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, शब्द में लिख देते हैं। जैसे अगर वह जो है आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लिया जाए वह रकम, अगर वह रकम जो है 15,000 रुपया हुआ, कितना हुआ, 15,000 हुआ, उसको फिर इस बाएं तरफ नीचे इस कॉलम बना देते हैं, लिख देते हैं 15,000, 15 शब्द में 15,000 रुपये मात्र। इस तरह से उसको हम अंक में दर्शा देते हैं, इसीलिए कि कोई फ्रॉड ना कर सके। जो शब्द अंक में है उसको शब्द में हम दर्शा देते हैं और उसके बाद उसको हम बंद कर देते हैं। प्रोफार्मा इस तरह से क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद नीचे भूल चूक लेनी देनी लिखा जाता है। ये हमारा ये जो है नेक्स्ट पॉइंट होगा। जैसे छठा बताया था भेजने पर किए गए खर्च, उसके बाद उसको जो क्या बताए नेक्स्ट पॉइंट देखा, उस अंक को शब्द में लिखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, उसको क्लोज कर देते हैं और नीचे भूल चूक लेने देने का प्रयोग करते हैं। प्रश्न उठता है कि भूल चूक लेने देने क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है इसके अंदर जो हिसाब हुआ है, यदि उसमें कीमत अधिक लग गया हो भूल से, तो उसको हम वापस कर देंगे। यदि कम लगा है उस कीमत को हम आपसे लेंगे, यानी उस भूल की रकम को लेंगे भी और देंगे भी। इसीलिए उस शब्द को लिखा जाता है भूल चूक लेनी देनी। नहीं ले भी सकते हैं या आपको दे भी सकते हैं। और लास्ट में नीचे जो है यानी दाईं तरफ बाईं तरफ लिखते हैं भूल चूक लेनी देनी, और जो बाईं तरफ लिखते हैं हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? बीजक बनाने वाले
यानी विक्रेता का। विक्रेता का जो है यहाँ पर हस्ताक्षर होता है। अब बिना हस्ताक्षर का कोई भी बीजक मान्य नहीं है। आप कोई फॉर्म भी भरते हो, कहीं आवेदन भी देते हो, यदि इस पर हस्ताक्षर नहीं होगा तो वह आवेदन, वह एप्लीकेशन अमान्य हो जाता है। उसी प्रकार जो हम बीजक तैयार करते हैं, सारा बीजक तैयार करेंगे, सारा चीज़ों का वर्णन करेंगे, मात्रा, विवरण, कीमत सब कुछ लिखेंगे, लेकिन सब लिखने के बाद भी यदि ग्राहक उसमें विक्रेता का हस्ताक्षर नहीं होता है तो वह बीजक अमान्य होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हस्ताक्षर यहाँ पर अनिवार्य है। किसका? विक्रेता का। क्योंकि बीजक कौन बनाता है? विक्रेता। यह बात आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न में आएगा कि बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है। वहाँ पर आप बताएंगे बीजक विक्रेता के द्वारा तैयार किया जाता है। वही 1 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें भी होता है। यानी कहने का अर्थ है हस्ताक्षर अनिवार्य है। इस तरह से आपका बीजक तैयार हो गया। इसका एक प्रारूप हम बताएंगे, और अगर आगे इस संदर्भ में थोड़ा और मैं आपको जानकारी दे दूं, इसमें ये जानकारी दे दूं, कोई पूछ दे बीजक कितने प्रकार के होते हैं, बीजक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे। आपको ये जानना है बीजक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पक्का बीजक, दूसरा होता है सूचनार्थ बीजक। दूसरा क्या होता है? सूचनार्थ। तो पक्का बीजक वह बीजक होता है जो माल के बिक्री के पश्चात विक्रेता द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हस्ताक्षर होते हैं, उसको हम पक्का बीजक कहते हैं। उसमें बीजक संख्या होता है। और दूसरा जो हम बताए, एक सूचनार्थ बीजक होता है। सूचनार्थ बीजक एक काल्पनिक बीजक भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, यदि हम माल मंगाते हैं तो मंगाने के पहले क्रेता ये जानना चाहता है हम जो माल प्राप्त करेंगे उसका क्या दर होगा, क्या कीमत होगा, उसमें क्या व्यापारिक छूट मिलेगा। इन सारे चीज़ों की काल्पनिक एक रूपरेखा जानना चाहता है। तो इसकी स्थिति में वह क्रेता विक्रेता को कहता है कि हमें एक सूचनार्थ बीजक भेजिए, जिससे यह मालूम कर सकें कि वास्तव में हमें कितना भुगतान करना होगा। एक लम सब आइडिया जानना चाहता है, रफ काल्पनिक रूप में जानना चाहता है मुझे कितना भुगतान करना है। वैसे बीजक को हम सूचनार्थ बीजक कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार समझाएंगे आगे। धन्यवाद।